करेंगे टॉपिक प्राइवेटाइजेशन अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जब जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं वो क्या है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है अपने शेयर्स और अपनी एसेट को प्राइवेट बॉडीज़ या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेल कर देती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। अब जो गवर्नमेंट है वो दो तरीक़ों से प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो सकती है। उनके जो दो वेज़ हैं वो क्या है, एक तो होता है बाय आउटरेट सेल। आउटरेट सेल मीन्स कि वो अपनी ऑनरशिप को या फिर अपनी मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है। सेकंड होता है विड्रॉल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्राइज। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट जब अपनी कंपनी को कन्वर्ट करती है तो वो अपने आप या तो पब्लिक सेक्टर अपने आप पीछे हट जाता है, मींस अपनी मैनेजमेंट और ऑनरशिप को खुद ही वो सेल कर देता है प्राइवेट सेक्टर के किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ये दो वेज थे कि गवर्नमेंट जो होती है प्राइवेटाइज कैसे होती है। अब एक तरीका जो है प्राइवेटाइजेशन का एक और वे है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जब जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जब प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर कैपिटल और इक्विटी को या सेल कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर। किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने शेयर कैपिटल को सेल करने को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ तब करती हैं जब उन्होंने प्रोडक्शन को प्रमोट करना होता है, एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करना होता है। एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ के साथ साथ वो मॉडर्नाइजेशन लेके आना चाहती है, तो उस चीज़ के लिए वो क्या है, प्राइवेटाइज़ करती है हर एक कंपनीज़ को, जहाँ पे उनको लगता है कि वो कंपनीज़ जो है लॉसेस में जा रही हैं। जो कंपनी लॉसेस में जा रही होती हैं उनको क्या करती है गवर्नमेंट, प्राइवेटाइज़ कर देती है। कहते हैं नीड्स फॉर प्राइवेटाइज। गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी जिससे उन्हें लगा कि अब जो है प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, कि जो भी कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं उनको क्या है इंडस्ट्रियलाइज़ कर देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है सेकंड 5 ईयर प्लान को बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जितनी भी कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जहाँ पहले जो एग्रीकल्चर के साथ बेस्ड हैं उन सबको क्या है इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया जाए। और उसमें जो मेन रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ करे और उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिस्ट में लेके आए। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में एक रेजोल्यूशन बनाया गया था, एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो ठीक है कंपनीज़ थी, उनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि कौन सी कंपनीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर में आएगी, कौन सी कंपनीज़ जो है पब्लिक सेक्टर का पार्ट होगी और कौन सी कंपनीज़ है जो दोनों मिलकर ही काम चलाएंगी। तो 1956 में जो रेजोल्यूशन पॉलिसी बनी उसके दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने का मतलब था कि जो कंपनीज़ लॉसेस में जा रही हैं उनको ख़त्म करके प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि वो जीडीपी को इंक्रीज़ कर सके। जब जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो हमारी कंपनी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने उनको कैटेगराइज कर दिया। थर्ड पॉइंट में है कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो लॉसेस में जा रहे हैं। और उन लॉसेस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दी बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ की, जो क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती थी। फोर्थ पॉइंट में है कि जैसे जैसे पीएसयू डेवलप हो रहा था, जैसे स्प्रेड हो रहा था, उससे जो हमारे स्ट्रक्चर था जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, इकॉनमी का स्ट्रक्चर, वो शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रीज़ पे। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर का काम करना कम कर दिया और इंडस्ट्रीज़ में काम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या है कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, इनकम का फ्लो ज़्यादा हो गया, हमारी जो जीडीपी है वो क्या है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। तो इसी में पीएसयू के डेवलपमेंट से क्या है कि हमें क्या है कि एक नवरत्न जो है वो मिला। नवरत्न का मतलब यहाँ पे है कि हमें जो बेस्ट 9 कंपनीज़ हैं वो मिली पब्लिक सेक्टर से। वो पब्लिक सेक्टर में का ही पार्ट है, उनको गवर्नमेंट ने
प्राइवेटाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो कंपनीज थी वो प्रॉफिट में जा रही थी और उनका जो प्रॉफिट था वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इनको हेल्प करता था। तो गवर्नमेंट ने उस नवरत्न को 9 कंपनीज़ को प्राइवेटाइज नहीं किया था, वो इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट थी और वो हमारी इकॉनमी में जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती थी। 5th पॉइंट में गवर्नमेंट ने दिखा रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो कंपनीज लॉसेस में जा रही उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएसयू को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेटाइजेशन में। 6th पॉइंट में देखा गवर्नमेंट ने कि बिफोर 1991 बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, बहुत ज़्यादा पिल फ्री है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो जो पब्लिक सेक्टर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को क्या कर दिया? प्राइवेटाइज़ कर दिया। और प्राइवेटाइजेशन ही एक ऐसी रेमेडी थी जो इन सब प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व कर सकती थी। 1991 में गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन है, ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको प्राइवेट कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी शेयर कैपिटल जो थी वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सेल कर दी कि उन्होंने जो पब्लिक ऑनरशिप थी वो लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर को सौंप दी कि अब जो पहले एक कंट्रोल होता था वो गवर्नमेंट का होता था, ठीक है, उनका प्राइमरी रोल होता था, अब और जो सेकेंडरी रोल होता था प्राइवेट सेक्टर को होता था। जब आफ्टर 1991 उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो अब ये जो रोल है प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल दे दिया गया कि वही जो सारी प्राइवेट सेक्टर्स के जो कन्वर्ट हो चुकी हैं इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ उनको क्या है हैंडल करेगी। तो प्राइवेटाइजेशन ने क्या कर दिया? एक तरह से पब्लिक सेक्टर को बाय कर लिया था। लास्ट 8 पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि जो नवरत्न थे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने जो 9 कंपनीज थी उनको पब्लिक अंडरटेकिंग के ही अंडर रहने दिया, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कंपनीज जो है प्रॉफिट अर्न कर रही थी और वही प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्लूड हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने उनकी जो परफॉर्मेंस देख के उनको प्राइवेटाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो कंपनीज थी, जो 9 रत्न हैं, जिसको हम नवरत्न बोल सकते हैं, जो 9 कंपनीज हैं, बेस्ट कंपनीज हैं, वो क्या है हमारी इकॉनमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। तो उनको उन्होंने प्राइवेटाइज नहीं किया और उनको और ज़्यादा अपग्रेड किया ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकें। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के गेन्स और लॉसेस की, कि हमारे प्राइवेटाइजेशन ने माना कि प्राइवेटाइजेशन ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प की है, बट अभी भी उसमें या कुछ डीमेरिट्स हैं। तो वो कौन सी हैं? अब सबसे पहले बात करते हैं गेन्स के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर ने हमें क्या क्या फ़ायदे दिए हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं हमें प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखती हैं। क्यों? कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो कंपनी का मतलब होता है कि उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो उनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता। और जब जो मेन एम को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? 100% एफिशिएंसी शो करता है। तो वो 100% काम करता है, वो अपना काम क्या है ज़्यादा एफिशिएंसी से करता है और जिससे क्या होता है? प्रोडक्शन क्या है? इंक्रीज़ होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया? सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है? अपग्रेडेशन में या फिर मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव एरा चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो जितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी कंट्री में ओपन होंगी, जितनी ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज़ जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, ठीक है, डेवलप होंगी, तो वो सारी की सारी क्या करेंगी? कंपटीशन करेंगी। कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा क्या है? प्रॉफिट होगा, उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा अपग्रेडेशन होगी, उतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आएगा।
थर्ड में हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आया, क्योंकि जो पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। मींस जिस तरह के उनको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते थे उसी टाइप के वो क्या है गुड्स प्रोड्यूस करते थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन लेके आया है प्रोडक्शन में। वो अलग अलग प्रकार की कस्टमर के हिसाब से, उनकी नीड, उनकी चॉइस के हिसाब से क्या है प्रोडक्शन करता है। तो इसमें क्या है वो क्या लेके आया है, डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट आजकल मार्केट में हमें देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। फोर्थ पॉइंट में है कि प्राइवेट सेक्टर ने जो कंज्यूमर का है उसको सोवरेनिटी सौंप दी है। सोवरेनिटी मीन उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कि जो भी ग्रो होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा मार्केट में, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कस्टमर की नीड और उनकी चॉइस के हिसाब से होगा। पहले क्या था, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिसोर्सेज जितने अवेलेबल होते थे उनके हिसाब से कर देती थी। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ने किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, उन्होंने कंज्यूमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कि जो कंज्यूमर चाहेगा, जितना चाहेगा उतनी ही प्रोडक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे जो सोवरेनिटी है उसने, या हम बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ने कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी है, कंज्यूमर को एक राजा घोषित किया है। अब हम बात करते हैं लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन से हमें फ़ायदे के साथ साथ बहुत कुछ नुकसान भी हुए, और वो कौन कौन से नुकसान हुए हैं। पहला है निगलेक्शन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, कि प्राइवेटाइजेशन ने सोशल इंटरेस्ट को नेगलेक्ट कर दिया है, सोशल वेलफेयर को निगलेक्ट कर दिया। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर जो होता था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, सोशल वेलफेयर करता था। अब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं करना होता, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। सेकंड में है कि प्राइवेटाइजेशन ने ज़्यादा फोर्स किसको किया है, मार्केट फोर्सेस को, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या है गुड्स की जो प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन वो इस हिसाब से करते हैं कि जो गुड्स मार्केट में बिक सकती है, जिनका रेट उनको बहुत ज़्यादा, या जिनका प्राइस जो है उनको अच्छा मिल सकता है, और उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या है वीकर सेक्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है। हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन की जाती है, और उसमें हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन करने में ज़्यादा पैसा लगता है, और वो पैसा अर्न किससे करते हैं, मार्केट से, अपनी गुड्स को मार्केट में हाई रेट पे सेल करके। और जिनको वीकर सेक्शन क्या है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या है वीकर सेक्शन को ये प्राइवेटाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। लास्ट में हम बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, मॉडर्नाइज़ किया है, और साथ साथ में कुछ जो है उन्होंने हमें ड्रॉबैक्स भी दिए हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो सफ़र कर रही है, वीकर सेक्शन जो है वो सफ़र कर रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड से बना है, ग्लोब। ग्लोब का क्या अर्थ है, ग्लोब मीन्स वर्ल्ड, या फिर बोल सकते हैं विश्व, पृथ्वी। ठीक है, तो जो मीन्स जब सारे देश, जो होल कंट्री या होल वर्ल्ड मिलके एक साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, गुड्स को एक्सचेंज करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक इसमें क्या है कि हमारी देश की जो इकॉनमी है वो दूसरे देश की इकॉनमीज़ के साथ मिलकर फ्रीली ट्रेड करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, कैपिटल को एक्सचेंज करती है, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपनी जो जगह है वो कैसे बनाई है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर आईटी सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या है हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज से या दूसरी कंट्रीज से लेबर को हायर करती है, तो उनसे काम करवाती है, उनके बदले में उनको वो क्या देती है, पैसा देती है।
तो नेशनल कंपनीज़ हैं या फिर आईटी सेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब हम किसी से काम करवाते हैं और उस काम के बदले में हम उनको पैसा पे करते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अदर कंट्रीज़ को या अदर कंपनीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को ईज़िली जो है लेबर जो है चीप रेट में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में से जो लेबर होती है वो कम रेट पे ईज़िली मिल जाती है। तो वो क्या कहती हैं, अपनी ब्रांचेज़ या अपनी कंपनीज़ को हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश करके लेबर को हायर करती है और उनसे सर्विसेज लेती हैं। तो उनके बदले में उनको क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, वो पैसा प्रोवाइड करती है। तो आउटसोर्सिंग एक ग्लोबलाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसने क्या ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्ट्रेटजीज़। ग्लोबलाइजेशन के अंडर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट इन इन्वेस्टमेंट और इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी मीन्स क्या होता है, शेयर्स लगाना या अपनी कैपिटल को कंपनी में इन्वेस्ट करना। जब एक पार्टनर या एक पर्सन जो कंपनी में पैसा लगाता है, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का ऑनर बन जाता है, ठीक है। तो 1991 से पहले क्या था, गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड की हुई थी कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनीज़ में जब फॉरेन में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वो कितनी लिमिट में करेगी। तो वो था 40% से ज़्यादा क्या है पर्सन, जब कोई भी कंपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करती तो क्या था कि वो तो फिर कंपनी का पार्ट बन जाते, कंपनी तो फिर उनकी हो जाती। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी, तो उन्होंने एक जो लिमिट थी वो डिसाइड की हुई थी कि 40% से ज़्यादा क्या है, कोई भी पर्सन अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में नहीं इन्वेस्ट करेगी। अब क्या जो लिमिट हो गई है 51 से 100 तक की होगी। ये 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन ने ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी, लिमिट थी एक अमाउंट को इन्वेस्ट करने की, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब क्या है, हम जो एक कोई पर्सन है वो 51 से 100 के परसेंटेज के बीच में जो रेंज है उसके बीच में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जितना उसका शेयर बनता है या जितना वो लगाना चाहता है। हमारा है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो चीज़ पार्शियल कन्वर्ट हो रही है, पार्शियल मीन आधा अधूरा, और कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यहाँ पे होगा इकॉनमी में जब हम अपनी करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस करने के लिए तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या थी, एक लिमिट डिसाइड की हुई थी कि इतनी कन्वर्टिबिलिटी ही हम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो 1991 से पहले कौन सी ट्रांजैक्शंस? फर्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर कहीं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर भी जो हमने पेमेंट करनी है या पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो भी कन्वर्टिबिलिटी किस में होगी, हाफ में होगी, पार्शियलिटी में होगी कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम। सेकंड था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है कि जब किसी ने इंटरेस्ट को पे करना था या फिर डिविडेंड को पे करना था, तो उसमें भी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को यूज़ किया जाएगा। थर्ड वन था रिमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, कि अगर किसी ने फैमिली के जो खर्चे होते हैं उनको शिफ्ट करना है, जब उनको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके ऊपर भी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे पार्शियल का मतलब कि हमने इकॉनमी में बस कुछ चीज़ों को ही कन्वर्टिबिलिटी करनी है, जैसे कुछ चीज़ें जो थी हम उनको फुली कन्वर्टेबल नहीं कर सकते थे, तो पार्शियल में मतलब कुछ आधी चीज़ों को ही हमने ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करना था और कुछ चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो जो कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कोई लोन हो गया या कैपिटल होगी, उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं हम उनके ऊपर ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का जो फॉर्म मेथड था, जहाँ पॉलिसी थी, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते थे।
थर्ड है हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट ने क्या ग्लोबलाइजेशन के बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका टाइम पीरियड क्या उन्होंने 5 इयर्स या उससे ज़्यादा रख दिया। जब उस 5 इयर्स या 5 इयर्स से ज़्यादा की कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का क्या था कि अब जब हमने ट्रेड करना है किसी भी अदर कंट्री के साथ तो किस पॉलिसी के अंडर होगा, लॉन्ग टर्म के अंदर होगा। और लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी ने जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोटाज लगाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, कंट्रोल्स लगाए थे, उन सबको क्या गवर्नमेंट ने फिनिश कर दिया था। तो जब अब जो ट्रेड पॉलिसी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी। फोर्थ वन इज़ द रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ्स का क्या मतलब है, टैक्सेस पे। गवर्नमेंट ने क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम करते थे बिफोर 1991 उसके ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो लगा रखे हुए थे, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हुई थी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को क्या है ग्लोबलाइजेशन ने रिमूव कर दिया और वो सारी ट्रेड पॉलिसी को क्या कर दिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। जो टैरिफ बैरिज लगाई हुई थी वो सारी की सारी क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई थी आफ्टर 1991 और ग्लोबलाइजेशन के आने से। इज़ द विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारी लगाई हुई थी गवर्नमेंट ने, उन सारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को भी 1991 में क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जो ट्रेड पॉलिसी थी या कोई भी फॉरेन ट्रेड था उसको क्या है बहुत ज़्यादा इजी बना दिया कि अब हम किसी भी कंट्री में से कभी भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई टैरिफ पॉलिसी नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई कोटाज नहीं है। इन सब को क्या कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया था। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने एक पूरे जो होल वर्ल्ड को एक सिंपल या एक सिंगल मार्केट बना दिया था जिसमें क्या है कोई भी कंट्री क्या है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती है, ट्रेड कर सकती है और इजी वे से जो क्या है फ्लो ऑफ ट्रेड हो सकता है। से हमारी जो तीनों टॉपिक हैं LPG के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है वो फिनिश होता है।